सोचिए सोचिए एक ऐसी व्यवस्था के बारे में जो बनाई तो गई थी हमारी रक्षा के लिए, लेकिन आज भी जिसकी बुनियाद एक सदी पुराने औपनिवेशिक ढांचे पर टिकी है। आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं वो भारतीय पुलिस के इसी इसी विरोधाभास को खोलकर रख देता है। हमारे पास लोक प्रशासन की एक किताब का अध्याय, और आज हमारा मकसद है इसके जरिए यह समझना कि कैसे दशकों की बातचीत के बावजूद हम आज भी फोर्स और सर्विस के बीच फंसे हुए हैं, और इस चक्र को तोड़ने के लिए किस तरह के क्रांतिकारी विचारों की जरूरत है। और ये फोर्स बनाम सर्विस की बहस, मतलब यही सारी समस्या की जड़ है। इस किताब का एक बहुत बड़ा तर्क ये है कि भारतीय पुलिस का डीएनए ही, आप कह सकती हैं, औपनिवेशिक है। इसे ब्रिटिश इंपीरियल पुलिस के मॉडल पर बनाया गया था, जिसका एक ही काम था, भारतीयों पर शासन करना, उन्हें दबाकर रखना, उनकी सेवा करना नहीं। जब तक ये बुनियादी मानसिकता नहीं बदलती कि पुलिस जनता की मालिक नहीं, सेवक है, तब तक ऊपर ऊपर के सुधार किसी काम के नहीं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, ये आज भी जमीन पे दिखता है। आम आदमी आज भी पुलिस स्टेशन जाने से डरता है। उसे लगता है कि पुलिस मदद के लिए नहीं बल्कि शक या शोषण करने के लिए है। तो चलिए इस ढांचे को परत दर परत खोलते हैं। लेखक के मुताबिक ये समस्या तो भर्ती के स्तर से ही शुरू हो जाती है। हाँ, भर्ती प्रक्रिया में एक बुनियादी गड़बड़ है। आईपीएस अधिकारी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक पास करके आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समस्या ये है कि वे जर्नलिस्ट बनकर आते हैं, पुलिसिंग के विशेषज्ञ नहीं। उन्हें जमीनी पुलिसिंग, जांच या भीड़ प्रबंधन का कोई गहरा अनुभव नहीं होता, और वे जल्द ही कुर्सी से बंधे एडमिनिस्ट्रेटर बनकर रह जाते हैं। तो इस समस्या का कोई समाधान भी सुझाया गया है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चुनौती लगती है। एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार सामने रखा गया है। सेना के इंडिया मॉडल की तर्ज पर एक पुलिस यूनिवर्सिटी बनाना। सोचिए, 12वीं के ठीक बाद होनहार युवाओं को भर्ती किया जाए और उन्हें 4 साल तक पुलिसिंग के हर पहलू, कानून, समाजशास्त्र, फोरेंसिक, फिजिकल ट्रेनिंग, सब में माहिर बनाया जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप शुरू से ही उनमें एक सर्विस यानी सेवा की भावना पैदा कर सकते हैं, बजाय इसके कि वे पहले से बनी बनाई मानसिकता के साथ सिस्टम में आए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक समर्पित, शुरू से प्रशिक्षित कैडर। लेकिन क्या स्रोत इसके दूसरे पहलू पर भी ध्यान देता है? मतलब क्या इससे एक ऐसी अभिजात्य या एलीट पुलिस फोर्स नहीं बन जाएगी जो जमीनी हकीकत और बाकी कांस्टेबलिसी से और भी ज्यादा कट जाए? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और लेखक इस पर पूरी तरह चुप नहीं है। उसका तर्क ये है कि इस मॉडल में व्यवहारिक, जमीनी प्रशिक्षण पर इतना जोर होगा कि अधिकारी जमीन से कट ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपका सवाल सही है। इस मॉडल को लागू करने में ये एक बड़ा खतरा हो सकता है कि कहीं एक और वर्ग विभाजन ना पैदा हो जाए। पर देखा जाए तो मौजूदा व्यवस्था से तो ये बेहतर ही होगा, जहां शीर्ष नेतृत्व और जमीनी पुलिसिंग में एक बहुत बड़ी खाई है। और ये खाली सिर्फ भर्ती में नहीं, पूरे पदानुक्रम यानी हायरार्की में दिखती है। एक तरफ सरकारें आधुनिकीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, नई गाड़ियां, हथियार, सीसीटीएनएस जैसा राष्ट्रीय डेटाबेस। लेकिन थाने का कामकाज आज भी वैसा का वैसा ही है। हाँ, क्योंकि सिर्फ पैसा और टेक्नोलॉजी फेंक देने से बदलाव नहीं आता। लेखक यहाँ सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ कानूनी ताकत देना नहीं है। इसका मतलब है एक कांस्टेबल को वो कौशल, वो इज्जत और आत्मविश्वास देना कि वो मौके पर सही फैसला ले सके। और सारा खेल इसी कांस्टेबल के स्तर पर है। हाँ। इस किताब में एक आंकड़ा दिया गया है जो सच में चौंकाने वाला है। 86%। असल पुलिसिंग यानी गश्त लगाना, एफआईआर लिखना, भीड़ को संभालना, ये सब कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल करते हैं। और उन्हें ही अपने विवेक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा है। लेखक के मुताबिक ज्यादातर कांस्टेबल कम पढ़े लिखे होते हैं। उनका प्रशिक्षण थका देने वाली ड्रिल और शारीरिक व्यायाम तक सिमट कर रह जाता है, और उन्हें अपने सीनियर से लगातार अपमान झेलना पड़ता है। उनको भी एक मैंडेट है, खुद भी वो पढ़ने जाएंगे, उनको पढ़ाया जाएगा। ऐसे में जब वो कम आत्मविश्वास और बिना किसी ट्रेनिंग के किसी तनावपूर्ण स्थिति में फैसला लेते हैं, तो वो अक्सर गलत, क्रूर या अपमानजनक होता है। अच्छा।
इसीलिए सोली सोराबजी समिति ने बहुत बड़ा सुझाव दिया था, इस पूरी कांस्टेबलरी को खत्म करके उनकी जगह स्नातक सिविल पुलिस अधिकारियों की भर्ती की जाए। स्रोत में मैनेजमेंट गुरुओं की भी बात है जो डी लेयरिंग की वकालत करते हैं। इसका मतलब है पुलिस के अंदर जो इतने सारे रैंक्स हैं उन्हें कम करना। बिल्कुल। और यहाँ जापान का उदाहरण दिया गया है जो बहुत मजबूत है। 1950 के दशक में जापानी पुलिस ने अपनी संरचना को सरल बनाया, रैंक्स कम किए और नतीजा ये हुआ कि वो दुनिया की सबसे कुशल पुलिस बलों में से एक बन गई। इसके उलट भारत के कई राज्यों में पुलिस में 12-12 रैंक है। इससे फैसले लेने में देरी होती है, कंफ्यूजन होता है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालता है। ये जो पूरी व्यवस्था है जिसमें नीचे वाले पर इतना दबाव है, ट्रेनिंग की कमी है और ऊपर से परिणाम चाहिए, ये एक बहुत खतरनाक चीज को जन्म देती है जिसका जिक्र स्रोत में बहुत खुलकर किया गया है। अतिरिक्त कानूनी तरीके, मतलब एक्स्ट्रा लीगल मेथड्स। हाँ, यानी फर्जी मुठभेड़, हिरासत में यातना और वो तीसरे दर्जे के तरीके। लेखक इसके पीछे कोई एक कारण नहीं बताता, बल्कि 3 मुख्य वजहों की ओर इशारा करता है। पहला, हमारे कानून आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे खतरों से निपटने के लिए अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरा, जनता खुद धीमी न्याय व्यवस्था से इतनी निराश है कि वो तुरंत न्याय चाहती है और इन तरीकों को चुपचाप मंजूरी देती है। और तीसरा कारण सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, वो है वरिष्ठ अधिकारियों और राजनेताओं का मौन प्रोत्साहन, जो सिर्फ नतीजे चाहते हैं, तरीके नहीं पूछते। इसी को लेखक ने नेक मकसद वाला भ्रष्टाचार या नोबल कॉज करप्शन कहा है। ये सुनने में कितना विरोधाभासी लगता है ना? मतलब क्या स्रोत ये कह रहा है कि पुलिस के अंदर एक ऐसी संस्कृति है जहां अच्छे नतीजे लाने के लिए, जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए, गलत काम करना जायज माना जाता है? ये तो एक बहुत ही फिसलन भरी ढलान है। बिल्कुल। और ये ढलान जूनियर अधिकारियों के लिए एक जाल बन जाती है। वरिष्ठ अधिकारी उन्हें पहले तो शाबाशी देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मानवाधिकार आयोग या अदालत सवाल उठाती है, वही अधिकारी उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। पंजाब में उग्रवाद के दौर का एक दिल दहला देने वाला उदाहरण दिया गया है। उस दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए बाद में 426 पुलिस अधिकारियों पर मुकदमे चले और उन्हें जेल का सामना करना पड़ा। सोहराबुद्दीन शेख मामला भी एक केस स्टडी के तौर पर है, जहां एक मुठभेड़ को बाद में एक सोची समझी साजिश पाया गया, जिसमें राज्य के शीर्ष अधिकारी और राजनेता तक शामिल थे। ये आंकड़ा तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ उन्होंने एक हिंसक उग्रवाद को खत्म किया, दूसरी तरफ उन्होंने कानून तोड़ा। ये बिना ऊपर से मिली शय के तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि समस्या सिर्फ जूनियर अधिकारियों की नहीं, बल्कि सीधे लीडरशिप की है। स्रोत इस नेतृत्व संकट के बारे में क्या कहता है? ये सीधे सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप की ओर इशारा करता है। आज स्थिति ये है कि राज्य का गृह मंत्री जब चाहे अपने पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का तबादला कर सकता है। पुलिस की नीतियां पुलिस प्रमुख नहीं, बल्कि आईएएस अफसर और राजनेता तय करते हैं। जब लीडरशिप ही इतनी कमजोर और असुरक्षित हो, तो वो सुधार कैसे लाएगी? तो जाहिर है समस्याएं बहुत गहरी हैं। इस लीडरशिप संकट को ठीक करने के लिए क्या कोई ठोस समाधान सुझाए गए हैं? हाँ, और ये सुझाव बहुत व्यावहारिक है। पहला, डीजीपी का चयन सिर्फ मुख्यमंत्री की मर्जी से नहीं, बल्कि एक समिति द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें यूपीएससी के अध्यक्ष, भारत के गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हों। दूसरा, डीजीपी को कम से कम 2 साल का निश्चित कार्यकाल दिया जाए, ताकि वो बिना डरे काम कर सके। और तीसरा, तबादलों और पोस्टिंग के लिए एक स्वतंत्र पुलिस स्थापना बोर्ड बनाया जाए, ताकि ये फैसले राजनीतिक दबाव में न लिए जाए। नेतृत्व को स्थिर करने के अलावा क्या नेतृत्व की शैलियों या स्टाइल्स पर भी कोई बात की रही है? हाँ, और ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। टिपिंग पॉइंट लीडरशिप का जिक्र है, जिसके लिए पंजाब में आतंकवाद को खत्म करने वाले केपीएस गिल का उदाहरण दिया गया है। अच्छा, केपीएस गिल। हाँ, गिल ने क्या किया? उन्होंने पूरी फोर्स को बदलने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने बस कुछ गिने चुने काबिल और प्रतिबद्ध अधिकारियों को कीलक पदों पर बिठाया और उन्हें पूरी छूट दी। इन अधिकारियों ने फिर अपने नीचे बदलाव की एक लहर पैदा कर दी। और गिल का एक और उदाहरण बहुत प्रभावी है, घूम फिरकर नेतृत्व या लीडरशिप बाय मूविंग अराउंड। बताया गया है कि गिल रात के अंधेरे में खुद सबसे खतरनाक इलाकों में कांस्टेबलों के साथ गश्त पर निकल जाते थे।
जरा सोचिए, जब फोर्स का सबसे बड़ा अफसर अपनी जान जोखिम में डालकर उनके साथ खड़ा हो, तो एक आम कांस्टेबल का मनोबल कहां से कहां पहुंच जाएगा। सही बात है, लेकिन अच्छे नेतृत्व के साथ एक अच्छी मूल्यांकन प्रणाली भी तो चाहिए। स्रोत में परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी काम को आंकने के तरीके की भी आलोचना है। यहाँ लेक वोबेगॉन सिंड्रोम का जिक्र आता है। ये क्या चीज है? हाँ, लेक वोबेगॉन सिंड्रोम बड़ा मजेदार नाम है। ये एक काल्पनिक शहर के नाम पर है जहां सभी बच्चे औसत से बेहतर होते हैं। इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई औसत से बेहतर है। सोचिए, अगर किसी क्लास में टीचर हर बच्चे को A+ ग्रेड दे दे, तो जो असल में मेहनत कर रहा है उसे कैसा महसूस होगा। यही पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट में होता है। हर किसी को उत्कृष्ट या बहुत अच्छा बता दिया जाता है। इससे अच्छे और बुरे काम में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है निरंतर मूल्यांकन और खुली प्रतिक्रिया। साल में एक बार बंद कमरे में रिपोर्ट लिखने के बजाय सीनियर अधिकारी अपने जूनियर के साथ बैठकर उसकी मौजूदगी में उसकी ताकत और कमजोरियों पर बात करें। इससे पारदर्शिता भी आएगी और अधिकारी को सुधरने का मौका भी मिलेगा। हमने अब तक जो भी बात की है वो व्यवस्था के अंदर की सड़न और ढांचागत समस्याओं के बारे में है, जो काफी निराशाजनक है। लेकिन स्रोत भविष्य की एक तस्वीर भी दिखाता है और उसमें टेक्नोलॉजी का रोल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, और ये पुलिसिंग का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है। सबसे पहले कॉमस्टैट का जिक्र है, जो न्यूयॉर्क में बहुत सफल रहा। ये कुछ नहीं, बस कंप्यूटर पर अपराधों का नक्शा बनाना है। इससे पता चल जाता है कि किस इलाके में किस समय किस तरह का अपराध हो रहा है। इससे पुलिस अंदाजे से नहीं बल्कि डेटा के आधार पर गश्त लगा सकती है। फिर बायोमेट्रिक्स है, ये तो हम सब जानते हैं, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, DNA, लेकिन अब इसमें चेहरे की पहचान और यहाँ तक कि किसी के चलने के तरीके, मतलब गेट एनालिसिस से भी अपराधी की पहचान शामिल हो गई है। और ये सिर्फ पहचान तक सीमित नहीं है। लंदन के पास दुनिया का सबसे बड़ा DNA डेटाबेस है। वहाँ अपराध स्थल से मिले किसी भी DNA सैंपल को लाखों अपराधियों के DNA से मिनटों में मिला लिया जाता है, जिससे केस जल्दी सुलझते हैं। वाह! एक और भविष्य की तकनीक है स्मार्ट गन्स, जो सिर्फ अपने मालिक के फिंगरप्रिंट या हाथ की पकड़ से चलती हैं। सोचिए, नक्सलियों या दंगाइयों द्वारा पुलिस के हथियार छीनने की घटनाओं पर इससे कितनी रोक लग सकती है। स्रोत में GPS ट्रैकिंग के भी कुछ बहुत सटीक उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है कि ये कितना शक्तिशाली हो सकता है। आयोवा में पुलिस ने कार चोरों को ट्रैक करने के लिए GPS का इस्तेमाल किया और स्पोकन में एक संदिग्ध की कार पर GPS डिवाइस लगाकर पुलिस एक अपहरित बच्चे के शव तक पहुंच गई थी। और शायद सबसे उन्नत तकनीक है स्नाइपर पोजिशनिंग सिस्टम, SPS। अगर कोई आतंकवादी या नक्सली घात लगा के गोली चलाता है, तो ये सिस्टम माइक्रोसेकंड में बता देता है कि गोली ठीक किस जगह से चली है। और इसका एडवांस संस्करण तो स्वचालित रूप से उस दिशा में जवाबी फायर भी कर सकता है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी लगा देने से सब ठीक हो जाएगा? क्या स्रोत इस बात पर भी गौर करता है कि इन शक्तिशाली उपकरणों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? हाँ, और ये एक जरूरी सवाल है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बॉडी कैमरे हैं। एक तरफ ये पुलिस की जवाबदेही बढ़ाते हैं, क्रूरता पर लगाम लगाते हैं और पुलिस को झूठे आरोपों से भी बचाते हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ निजता या प्राइवेसी का भी सवाल है ना? क्या पुलिस हर नागरिक की हर बातचीत को रिकॉर्ड करेगी? इस डेटा को कौन और कैसे इस्तेमाल करेगा? तो टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार है। बिल्कुल। ये समाधान दे सकती है, लेकिन नई समस्याएं भी पैदा कर सकती है। तो आज हमने औपनिवेशिक मानसिकता की जड़ों से लेकर ढांचागत समस्याओं, नेतृत्व के संकट और फिर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक एक बहुत लंबा सफर तय किया है। बिल्कुल। ये वाकई में एक बहुत बड़े बदलाव की पूरी रूपरेखा है। बिल्कुल, और इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हुए लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ अपनी बात समाप्त करता है। इसमें उल्लेख है कि भारत ने 1997 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर UNCAT पर हस्ताक्षर किए थे। अच्छा। ये यातना और क्रूर अमानवीय दंड को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भले ही भारत ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस पर हस्ताक्षर करना ये संकेत देता है कि देश सैद्धांतिक रूप से अतिरिक्त कानूनी तरीकों से दूर जाने का इरादा रखता है। ये एक उम्मीद की किरण तो है। हाँ, और आज की इस पूरी चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार ये है
ये दस्तावेज सुधार के लिए एक रोड मैप देता है जो नियमों और टेक्नोलॉजी पर बहुत अधिक निर्भर करता है। लेकिन हमारी पूरी बातचीत एक साधारण विचार से शुरू हुई थी, पुलिस को फोर्स से सर्विस में बदलना। तो विचार करने वाला सवाल ये है, क्या टेक्नोलॉजी और नए नियम सच में सेवा की संस्कृति बना सकते हैं, या इसके लिए एक ऐसे गहरे सामाजिक बदलाव की जरूरत है जो खुद पुलिस बल से भी परे हो? क्या तुरंत न्याय की जो सार्वजनिक मांग है, जिसका जिक्र स्रोत में है, पहले उसे सुधारने की जरूरत नहीं है?